मुझे दिया गया है उसकी सबसे पहली एक क्यूरी आती है या क्वेश्चन आता है कि यार मैं गोल्डियन क्यों पालूं। उसके पीछे वजह क्या होती है कि इसको बहुत नाजुक बर्ड समझा जाता है। इसके लिए होता है इसकी केयरिंग या इसकी हैंडलिंग बहुत फ्रेजाइल टाइप की है। मीन्स के बहुत आपको टाइम देना पड़ता है या आप केयर नहीं कर पाते उस तरह से। तो हम लोगों ने जो अपना तकरीबन 1.5 साल पहले हमने जो अपना फॉर्म किया है उसमें हमने कोशिश यही की है कि इस बर्ड के बारे में डिटेल और मुस्तरद और जामे जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो अपने क्लब मेंबर्स को आगे बताएं। अब जहाँ तक बात आती है कि लोग ये कहते हैं कि बड़ा फ्रेजाइल बर्ड है और बहुत ही नाजुक बर्ड है। देखिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं किसी भी बर्ड हॉबी पे। हाँ ये नाजुक बर्ड है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको पाल नहीं सकते या इसका कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ बेसिक्स चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर हमें चंद सीधा बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि हमें इसको डायरेक्ट हवा से बचाना। इसको कोई बीमारी आनी है तो आपको कीन ऑब्जर्वेशन रखनी है कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई है। इस वक्त मार्केट में इसकी तमाम तर डिजीज से जूझने के लिए हर मेडिसिन मौजूद है। पहले आज से 2 साल 2.5 साल पहले ऐसी कोई चीज़ या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। बेसिकली इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ये होता है कि हमको जब हम कोई बच्चे खरीदते हैं इसके तो वो जब मोल्डिंग पर आते हैं तो वो एक ख़ास किस्म की डिजीज़ में आ जाते हैं अक्सर, जिसको हम प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कहते हैं। तो उसको आपको हैंडल करने के लिए रॉनिवेट एक दवा मौजूद है जिसको आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। आपके पास कैल्सिमेट होनी चाहिए, आपके पास रॉनिवेट S 6% होनी चाहिए, आपके पास मोल्डिंग एड होनी चाहिए। बस 3-4 किस्म की दवाएं आपके पास एनी टाइम फर्स्ट एड के तौर पे मौजूद होनी चाहिए। और कुछ चीज़ों का डायरेक्ट हवा से इसका ख्याल रखना है कि इसको डायरेक्ट हवा हिट नहीं करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप किसी से भी बर्ड खरीदें आप उसकी पेरेंट डिटेल ज़रूर लें कि इसके पेरेंट्स क्या है, आया कहीं सिबलिंग की बेयरिंग तो नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बहुत अच्छी दवाएं आप यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उनका उस बर्ड पे कोई असर नहीं हो रहा होता। उसका असर इस वजह से नहीं हो रहा होता क्योंकि या तो वो वीक पेरेंट की ब्लड लाइन से आया हुआ होता है या उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो आप जब भी कोई भी परचेजिंग कभी करें तो इन की पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर भी कर सकेंगे, हैंडल भी कर सकेंगे और ब्रीड भी करवा सकेंगे। शुक्रिया। तो मेरी तरफ से सलाम। और मैं खुशी बिलखुसूस अबू बकर भाई को और इनकी टीम को जिन्होंने इतने बेहतर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया और इसके अलावा ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा अबू बकर भाई को। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे इस हॉबी की, जिस तरीके से ये खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला इसकी जज़ाए खैर देगा। अच्छा, मेरा जो टॉपिक है हाउ टू बाय व्हाट टू बाय, कैसे खरीदें और क्या खरीदें। देखिए हमारी गोल्डियन के अंदर जैसे भी दानिश भाई ने बहुत अहम बातें बताई, इसी तरह गोल्डियन के अंदर सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है कि हम इसको कैसे बाय करें या क्या बाय करें। देखिए गोल्डियन का जो मेन इशू है सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और न्यू फैंसियर जो है ना वो डिसहार्ट होता है, उनको ख़राब करने वाले हमारे कुछ फैंसियर्स ही हैं। यानी कि आप कह लेंगे जो इसकी ब्लड लाइन है उसको लोग अहमियत नहीं देते। बर्ड्स को इनब्रीड करवाना, आपस में ब्लड रिलेशन को ब्रीड करवाना, उसकी वजह से होता ये कि आगे ब्लड लाइन वीक हो जाती है और फिर मोर्टेलिटीज़ आती हैं और जो न्यू फैंसियर होता है उसने जो बर्ड बाय किया होता है वो डिसहार्ट हो जाता है। इस चीज़ का चाहिए कि जो हमारे ब्रीडर्स हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें, बहन भाइयों को या किसी भी ब्लड रिलेशन को आपस में गोल्डियन को ब्रीड ना करवाएं, अपनी पेडिग्री को मेंटेन रखें ताकि न्यू आने वाला जो शौकीन है उसको ये नुकसान फेस ना करने पड़े। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि लोग जो बाय करने जा रहे होते हैं या हॉबी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो लोग कैलकुलेटर को अपने माइंड में बहुत ज़्यादा सवार कर लेते हैं। उसकी वजह से होता ये है कि
उसका शौक करने के बजाय वो कमर्शियली सिर्फ सोच रहा होता है और उसकी वजह से भी उसको नुकसान होता है। तो कोई भी काम है उसको पहले सीखना चाहिए इंसान को। पैशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। पैशन को अपने प्रोफेशन बनाएं आप, और जब पैशन आप करते हैं किसी भी काम का, किसी भी हॉबी का, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपका प्रोफेशन बन जाता है। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर हमारे ब्रीडर हजरात कुछ ये भी गलतियाँ करते हैं कि ब्रीड बहुत ज़्यादा लेते हैं किसी की एक एक पेयर से। उसकी वजह से भी होता ये है कि बर्ड जो है ना वो आगे वीक आना शुरू हो जाते हैं जो बच्चे होते हैं, और फिर उसके अंदर मोर्टेलिटीज आती हैं। मैंने यूरोप से मोस्टली टॉप ब्रीडर्स जितने भी हैं मैंने उन सब से बाइंग की हुई है। मैंने उन सब से जो है एक सवाल पूछा सारों से कि आप मिनिमम टू मैक्सिमम कितने क्लच लेते हैं एक पेयर से। उसमें से 10 में से तकरीबन 7 से 8 ब्रीडर्स ने मुझे बोला कि हम 3 से 4 क्लच लेते हैं, और उसमें से 2 या 3 ने बोला कि हम उसके जो है ना 4 से 5 क्लच लेते हैं। लेकिन सारे ब्रीडर्स की एक बात कॉमन थी कि जी जो आइडियल क्लच होते हैं वो शुरू के 3 होते हैं। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारी हॉबी जो है ना वो ग्रो नहीं कर सकी पाकिस्तान के अंदर। तो हमें चाहिए जो ऑलरेडी ब्रीड करवा रहे हैं गोल्डियन को वो इस चीज़ पे फोकस करें और इस तरीके से बर्ड्स के साथ ज्यादती ना करें। 50 ग्राम का भी मुश्किल से वो बर्ड नहीं है, और उससे इतने इतने क्लच लिए जाते हैं, 10-10 क्लच और 15-15 क्लच, 20-20 क्लच, और बहुत ज़्यादा फख्र से बताई जाती है ये बात। तो ऐसे ब्रीडर से मैं माजरत के साथ दरख्वास्त करूंगा कि इस चीज़ को अवॉइड करें और बेहतर तरीके से जो एक इंटरनेशनली रिकमेंडेशन है इसकी ब्रीडिंग के हवाले से उसको फॉलो करें, ताकि ये हॉबी जो है ना वो प्रॉपर ग्रो कर सके। अब लवबर्ड की हॉबी है पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर चुकी है। उसकी जो सबसे मेन रीज़न है ना, उन्होंने पेडिग्री के ऊपर काम किया। इसकी पेडिग्री जो मैंने अभी आपको सारी डिस्कशन करी है, ये पेडिग्री के हवाले से या ब्लड लाइन के हवाले से की है। तो लवबर्ड वालों ने पेडिग्री और ब्लड लाइन के ऊपर काम किया, चीज़ों को उन्होंने जो है ना बेहतर तरीके से चलाया, और यही वजह है कि वो पाकिस्तान की इस टाइम सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, नंबर 1 इंडस्ट्री है हैवी कल्चर के अंदर। लेकिन जो हमारी गोल्डियन की इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, वो सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। लेकिन ये सही तरीके से ग्रो क्यों नहीं कर रही, उसकी जो मेन रीजन है वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। तो काइंडली इसको जो ना फॉलो करें सारे के सारे। और दूसरा ये कि थोड़ी सी बात में टॉपिक से हट जाएगी, अगर अबू बकर भाई आप इजाजत दें तो। थैंक यू। अच्छा, एक चीज और भी है, देखिए जिस तरह अबू बकर भाई ने इवेंट करवाया, ठीक है, इन्होंने तो अपना करवा दिया इवेंट, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, बजाय इसके कि लेग पुलिंग, ताना देना, एक दूसरे को खिलाफ बातें करना, जब खुद कुछ नहीं कर सकते आप कोई भी ऐसे भाई, तो दूसरों के ऊपर भी टॉन्टिंग ना करें। और अगर कोई शख्स ये कर रहा है ना तो उसको अप्रिशिएट करें। और कुछ नहीं, जिस तरह आप लोग आ गए हैं यहाँ पर आकर बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। बहुत सारे भाई ऐसे होंगे कि जो स्लॉट बुक होने की वजह से नहीं पहुंच सके यहाँ पर, और जो भाई यहाँ पर भी हाजिरीन मौजूद हैं, मैं उन सबसे कहूंगा कि जो सोशल मीडिया है ना पाकिस्तान के अंदर, वो सबसे अहम है। पाकिस्तान या वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है ना उसको समझें। उससे एक तो ये कि आपकी सोशलाइजिंग बढ़ती है, लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है आपकी मैक्सिमम, और ये वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करती है आपको। तो सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाएं, और अगर कोई शख्स हॉबी के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है कि कोई भी ऐसी पोस्ट, कोई भी ऐसी बात जिससे आपको लगता है कि हॉबी प्रमोट होगी, उसको शेयर जरूर किया करें। और सारा 24 घंटे में अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट भी सोशल मीडिया के ऊपर दे देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला फायदा इसका आपको होगा, दूसरा फायदा ये होगा कि हॉबी प्रमोट होगी। तो जो भाई अगर प्रैक्टिकली कोई साथ नहीं दे सकते हॉबी के लिए, तो सोशल मीडिया पे खुद को जरूर एक्टिव करें। और थर्ड बात मैं उसके बाद इजाजत चाहूंगा, हमने गोल्डन क्लब ऑफ पाकिस्तान बनाया हुआ है, ये रिसेंटली बनाया, अभी चीजें मजीद हम लाइन अप कर रहे हैं। इंशाल्लाह
इसी ईयर के अंदर हम ग्रैंड नेशनल इवेंट जो है ना वो करवाएंगे लाहौर के अंदर। तो मैं जितने भी भाई हाजिरीन है या जो भी बाद में भी देखेंगे वीडियोस वगैरह, मैं सबसे कहूंगा कि वो उस ग्रैंड नेशनल इवेंट के अंदर जो है ना जरूर आए, जरूर पहुंचे। इंशाल्लाह बहुत बड़ा इवेंट करवाएंगे हम पाकिस्तान के लाहौर के अंदर। तो इसके डेट जो है वो इंशाल्लाह बता देंगे जो भी होगी फाइनल। ये समझ लें कि मैं अभी से इनवाइट कर रहा हूँ तमाम भाइयों को। चलें, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया बासी भाई कि आपने इतना अच्छा एक न्यू फैंसियर को प्लेटफॉर्म फ्राहम किया और पाकिस्तान लेवल पे बहुत बड़े बड़े ब्रीडर जिसमें सैयदाना शली भाई, सगीर भाई, आप खुद फैसलाबाद से जी अबू बकर भाई नहीं आ सके, वकास भाई नहीं आ सके, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम मौजूद है हमारी। तो ये सर सब आपकी बदौलत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं वैसे तो कोई एक अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, इसके लिए थोड़ी सी माजरत। तो सर गोल्डियन में अगर आप आते हैं ना, तो मैंने जो बात ऑब्जर्व किया है कि सबसे बड़ी मेन रीज़न आपकी बर्ड की एक्सपायरी में और बर्ड कीपिंग में वो टेम्परेचर है। क्यों दानिश भैया? सही है, आप बर्ड का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। एक खास करके गोल्डियन को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए जो आप के रूम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। आप ब्रीडिंग सीजन में स्पेशली उसको 24 डिग्री और मिनिमम 18 डिग्री तक और मैक्सिमम 26 डिग्री तक उसे मेंटेन करें। इससे कम करेंगे तब भी आप सर्दियों में आपके बर्ड की एक्सपायरी का इशू बनेगा। और अगर आप गर्मियों में ये सिलसिला करेंगे तब भी आप इस मसाइल से दो चार होंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ, मैं बात ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, मैं दूसरों को मौका फराहम करूँगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम भाइयों का मैं शुक्रगुजार करूँगा जिन्होंने हमारे फंक्शन को आगे इन टाइम ज्वाइन किया। बहुत हम सब टीम की पूरी काफी शहजाद भाई, हमारे बहुत प्यारे भाई अबू बकर भाई, हमारे लीडर गोल्डियन को जो लीड कर रहे हैं, और हम लोग इनके साथ मिलके इसको आगे लेके चल रहे हैं। जितना प्रमोट कर सकते हैं हमारी पूरी कोशिश है। हमारे तमाम दोस्त अहबाब आए हुए हैं जो इस हॉबी को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ। हमारा एक छोटा सा टॉपिक है कि गोल्डन फिंचेस के लिए बेस्ट नेस्टिंग मटेरियल कौन सा है। अब बहुत सारे भाई हमारे जानते होंगे, कुछ वो मूंजी का इस्तेमाल करते होंगे, येलो कलर की होती है, उसको कुछ लोग मूंजी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और एक हमारे पास कोकोनट का मटेरियल आता है, नारियल का छिलका। तो इन दोनों में से कौन सा नेस्टिंग मटेरियल बेहतर है? तो गोल्डियन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो बात है कि कोकोनट का एक तो बेड बहुत अच्छा बनता है। बेड से मुराद जिस पे परिंदा बैठते आके उसको हम बेड कहते हैं अपनी एग्रीकल्चर की जुबान में। तो उसका एक तो बेड बहुत प्यारा बनता है। दूसरा सबसे मजे की बात, वो वॉशेबल है, उसको हम वॉश कर सकते हैं। तो बहुत सारे भाइयों की ये कंफ्यूजन होगी। और सबसे मजे की बात, ये सॉफ्ट है, बच्चों के पाँव पे कट नहीं आता, बच्चों के पाँव पे कट नहीं आता। दूसरा जो मटेरियल है बच्चों के पाँव में कट नहीं आता है, जिसको मूंजी कहते हैं। इसलिए मेरे भाई जो गोल्डियन ब्रीड्स करा रहे हैं या कराना चाहते हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि वो नेस्टिंग मटेरियल कोकोनट वाला इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। देखिए बात ये है कि गोल्डियन ही क्यों। मैं एक अरसे से काफ़ी टाइम से काफ़ी बर्ड्स को ब्रीड करा रहा हूँ, जिसमें से स्पेशली काफ़ी टाइम से मैं फिंचेस ब्रीड करा रहा हूँ, जैसे कि अगर आप लोग काफ़ी लोग मुझे जानते हो तो। अच्छा देखिए बात यह है कि गोल्डियन ही क्यों। मैं किसी बर्ड को डिग्रेड नहीं करूँगा, मैं गोल्डियन के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को ऐसी बताऊँगा जो फ्यूचर में आप लोगों की हेल्प कर सकती हैं। अच्छा जी देखिए, सबसे पहली बात ये है कि गोल्डियन ही क्यों। सबसे पहली बात ये है कि देखिए गोल्डियन जो है वो अट्रैक्टिव बर्ड है, ठीक है। अगर आप किसी भी शो में, किसी भी फेसबुक पर या किसी भी नॉर्मल बर्ड्स को आप 10 कैटेगरीज दिखाते हैं तो वो गोल्डियन को पॉइंट आउट करेगा, गोल्डियन को सेलेक्ट करेगा। ये नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, एक आम इंसान का जहन, ठीक है। अब बात आती है कि एज अ ब्रीडर, एज अ मार्केट फ्यूचर, या आप समझें कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो गोल्डियन ही क्यों।
तो बात ये देखिए, गोल्डियन के अंदर लोग ये कहते हैं कि सिबलिंग्स की पेयरिंग से बच्चे मरते हैं, काफी ऐसी बहुत सारी चीजों से बच्चे मरते हैं, मगर ऐसी बहुत सी चीजें जो हमें नहीं पता और काफी लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से आज तक गोल्डियन की डिमांड ऊपर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी पेयरिंग्स होती हैं, अगर आप व्हाइट ब्रेस्ट टू व्हाइट ब्रेस्ट लगाते हैं आपके पास बच्चे मरते हैं, आप सिल्वर टू ब्लू लगाते हैं आपके पास बच्चे मरते हैं, ठीक है। आप इस तरह की जितनी पेयरिंग करते हैं इससे मोटिलिटी आती है, सबसे पहली बात ये। तो जब इस चीज को संभालना जो है ना बहुत रेयर केस है, और इसके लिए क्लब्स बने हुए हैं, यूनाइटेड्स बने हुए हैं, यूट्यूब चैनल ये आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया इस वजह से कि गोल्डियन की डिमांड आगे रहेगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कि गोल्डियन के अंदर काम बहुत है। अभी हम ये समझते हैं कि खाली ग्रीन है, ब्लू है, सिल्वर है, येलो है, भाई हो गया, मिक्सर कर दिया, स्प्लिट ब्लू बन गया। नहीं, आप लोगों को यही नहीं पता कि कौन से हेड के साथ कौन सा हेड लगाया जाएगा तो हेड का शेप अच्छा होगा, कौन सी बीक के साथ किस तरह की बीक लगाई जाएगी, या किस बर्ड के शेप के साथ किस बर्ड के शेप को लगाएंगे तो बर्ड अच्छा होगा। तो ये बहुत बड़ी लॉन्ग गेम है जिसमें हम सब दौड़ेंगे, कुछ हारेंगे कुछ जीतेंगे, ठीक है, चलता रहेगा सिलसिला। तो गोल्डियन का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, गोल्डियन की म्यूटेशन। देखिए, कोई भी ऐसा बर्ड जिसके अंदर बहुत सारी म्यूटेशंस को मिक्स करके कोई एक म्यूटेशन बनाई जाए, वो बर्ड हमेशा डिमांडेड रहेगा, ये ज़हन में अपने उतार है। अभी मैं बात करता हूँ टॉप रेयर म्यूटेशन की गोल्डियन की, मैं क्लासिक वगैरह की बात नहीं करता। मैं आप लोगों से इतना बोलता हूँ, ये ब्लू सैटन कैसे बनता है, कोई बता सकता है मुझे ब्लू सैटन कैसे बनता है? ब्लू सैटन के अंदर 3 वर्किंग्स हैं। अब हम सबसे एक मेन पॉइंट रेज करते हैं, ब्लू सैटन जो है ना, अगर आप सैटन टू सैटन लगाएंगे तो भी बच्चा मरेगा, इनो टू इनो लगाएंगे तब भी बच्चा मरेगा, ब्लू टू ब्लू लगाएंगे तब भी बच्चा मरेगा। अब ये तीनों नहीं लगाएंगे तो ब्लू सैटन आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हम इसके लिए यूज करेंगे ग्रीन बर्ड को, ग्रीन स्प्लिट ब्लू सैटन मेल होगा, सैटन स्प्लिट ब्लू फीमेल होगी, या ब्रूनो स्प्लिट ब्लू फीमेल होगी, या इनो स्प्लिट ब्लू फीमेल होगी। इस तरह की पेयरिंग को मर्ज करेंगे। अब इसमें से हमारे पास बहुत रेयरली 1 से 2 बच्चे आने वाले हैं। तो आप मकसद समझे, मेरा मकसद क्या है कहने का, ये ऐसा नहीं है कि आज आपने लगाया सबके पास आ गया और मार्केट खत्म हो गई, ठीक है। और इंटरनेशनली गोल्डियन की डिमांड है, आप हिस्ट्री उठा लें। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो के अंदर बताया था, जब अबू बकर भाई ने वीडियो बनाई थी हमारी, तो मैंने यही बताया था, आप गोल्डियन की हिस्ट्री उठा लें। गोल्डियन इंपोर्ट हुआ था, जब मैंने अपनी आंखों से देखा था 5 से 6 हज़ार रुपए का पेयर होता था, ऐसे ही था। उसके बाद आज तक उसके रेट ऊपर जा रहे हैं। क्यों भाई ऊपर जा रहे हैं? मैंने 2018-19 के अंदर इतनी बड़ी बड़ी शिपमेंट देखी, कहाँ गई गोल्डियन की? नहीं दिख रही। अभी भी मार्केट है, अब तो इतना फैंसियर है, अभी भी डिमांड है, नहीं मिल रहा बर्ड। तो बात ये, हमने एक चीज करनी है, अगर आपने एक अच्छा ब्रीडर बनना है तो हमने वो बर्ड सेलेक्ट करना है जिसमें हमें सेलिंग में दुश्वारी ना हो। तो वो मैं कहता हूँ गोल्डियन है। आपने अपने बर्ड के ऊपर फोकस करना है, अपनी ब्रीडिंग के ऊपर फोकस करना है। जब आप अपने बर्ड के ऊपर कॉन्शियस होकर फोकस करेंगे, उसकी ब्रीड पे फोकस करेंगे, तो आप एक अच्छी हेल्दी ब्रीड ले सकेंगे और उसमें आपको सेलिंग में इशू नहीं होगा। इसीलिए गोल्डियन ही क्यों, समझ गए आप मेरी बात? आप दूसरे बर्ड्स पे टाइम लगाते हैं, मेहनत करते हैं, सेल करने निकलते हैं, मार्केट सब डाउन होती है, इसमें ऐसा नहीं है। तो थैंक यू सो मच टू अबू बकर भाई के मुझे इनवाइट किया और आप लोग सब भाइयों के सामने पेश किया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम ताहिर जुवेद है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे 4 साल हो गए गोल्डियन रखे हुए। एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा गोल्डियन मैंने रखी है, गोल्डियन ने मुझे रखा है, तो आज तक तो यही पता नहीं चला। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वासी भाई का कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के जो फैंसियर है गोल्डियन के, वो एक जगह पे इकट्ठे हो पाए हैं। अदरवाइज ये रियली होता है कि जो है सिंध वाले और पंजाब वाले एक जगह प्लेटफॉर्म पे खड़े हों। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई आपका, थैंक यू। सेकंड मेरा टॉपिक है कि केस साइज कितना होना चाहिए, किसी बर्ड का केस साइज जो है वो गोल्डन का केस साइज कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पास फिंच कौन सी है, कि फिंच के साथ जो है उसका केस साइज वेरी करता है। अगर तो किसी भी फिंच की वेरिएशन एक्टिविटी ज्यादा है तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए। एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसको उतनी ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, जितनी ज्यादा स्पेस चाहिए होगी उतना बड़ा केज होगा। तो जो हमारी गोल्डियन है, गोल्डियन के लिए जो आइडियल केज साइज है वो हमारे पास 2 बाई 1.5 का। 2 जो है वो लॉन्ग हो और उसकी गहराई जो है 1.5 और जो हाइट है वो भी 1.5 होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड चीज जो है कि हम इसमें जो पर्चेज लगाते हैं उसका साइज इस तरह होना चाहिए कि हम उसको हॉरिजॉन्टल लगाएं। अगर हम वर्टिकली लगाएंगे तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बर्ड को, तो कोशिश करें उसको वर्टिकली लगाएं और इस तरह लगाएं कि अगर जंप करके बर्ड जो है ऊपर नीचे जा सके।
ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि हमारे पास जो बॉक्स है, बॉक्स का साइज क्या होना चाहिए। बॉक्स के हमारे पास 2 साइज चलते हैं। पाकिस्तान में हम जो है वो 6x6x7 का चलाते हैं इंचेस में, 6x6x7 इंचेस का जो है वो बॉक्स चलाते हैं। इसके बाद अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो वहाँ पे हमारे पास चलता है 4x4x6 का। तो इसके अलावा जो है कुछ हम टेक्निक्स भी यूज करते हैं। कई बार गोल्डियन हमारे पास एग्रेसिव हो जाती है, एग्रेसिव होने की वजह से वो अपने बच्चे जो है वो बाहर फेंक देती है, तो उसके लिए हम एल शेप का जो बॉक्स है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो बेसिकली आपको ये चीज समझनी चाहिए, अगर आप गोल्डियन को ज्यादा छोटा केज देंगे तो ये बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने की वजह से ये बर्ड जो है वो अपने फीडर जो है उसकी प्लगिंग स्टार्ट कर देता है, इसमें एग पॉइंटिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इसको फैट लग जाता है अगर आप इसको छोटा केज देते हैं। तो जो 2x1.5 जो है वो इसका स्टैंडर्ड साइज है, और जो हमारे पास बॉक्स साइज है वो आप 6x6x7 भी चला सकते हैं, 4x4x6 भी चला सकते हैं, और अगर उसमें आप कस्टमाइज जो है एल शेप का बनाना चाहें तो आप उसको भी बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मैं अबू बकर वासी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने पूरे पाकिस्तान के बिल्डर्स को एक जगह इकट्ठा किया, और ये बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हैं मुबारकबाद के, इनको तहे दिल से मुबारक बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा मेरे पास टॉपिक ये है कि गोल्डियन का करंट फ्यूचर क्या है और इसका मुस्तकबिल क्या है। देखिए जी, आप सबका यहाँ पे हाजिरी दे देना इस बात की दलील है कि गोल्डियन का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और गोल्डियन का जो करंट मार्केट है आपको पता है, सब माशाल्लाह यहाँ पे ट्रेडर्स आज बैठे हैं और गोल्डियन इस वक्त मार्केट से नापैद हो चुकी है। तो ये उसकी दलील है इस बात की कि गोल्डियन की करंट मार्केट भी बहुत अच्छी है और उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। अच्छा, फ्यूचर के मुताबिक एक और बात कह दूँ कि हम लोग यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से सब ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, और आपकी तारीखें ये बताएंगी कि अपने जब सारे लोग यहाँ आपके बेटे को सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर हम टक्कर देने वाले हैं लवबर्ड फार्मिंग को, ताकि हमें पता चले कि हम लवबर्ड फार्मिंग जो है वो बहुत ऊपर जा चुकी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता लवबर्ड फार्मिंग में, क्योंकि वो और बात हो जाती है, लेकिन आप ये लोग यहाँ पे सब मौजूद है, इस बात की दलील है कि गोल्डियन का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। तो सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करना ये इस बात का सबूत है कि ये शौक था कि सबको इकट्ठा किया जाए। और उसके अलावा कुछ खास चीज़ें जो अबू बकर अब्बासी साहब के पास देखी कि चाहे किसने सिंगल बर्ड लेना है, चाहे मिक्स क्वांटिटी लेनी है, इन्होंने फौरन फीडबैक दिया। मेरे ख्याल में किसी भी हॉबी में ये सबसे अहम चीज़ है। तो आपको नहीं पता कि एक कस्टमर जो आपसे कॉन्टेक्ट कर रहा है डेफिनेटली वो बाय करता है या सब टाइम इन्फॉर्मेशन लेता है। तो अक्सर औकात ये चीज़ देखी गई है, इसी को गिला नहीं समझिएगा और बुरा भी ना बनाइएगा कि प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। तो अबू बकर अब्बासी साहब को हमने इस लेवल पे देखा कि उन्होंने सिर्फ दावा नहीं किया बल्कि इसको प्रूव भी किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स ये कह सकता है कि उसने अबू बकर अब्बासी को कॉन्टेक्ट किया, अप्रोच किया है तो इन्होंने उनको जो प्रॉपर फीडबैक है वो नहीं दिया। तो इसलिए मैं इसका जवाब मैं दूंगा कि इसलिए अबू बकर अब्बासी। सो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दरख्वास्त करूंगा कि अबू बकर अब्बासी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं और कुछ चीज़ों को प्रोग्रेस दें। आपसे भरपूर तालियों की दरख्वास्त है। तालियों की दरख्वास्त है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, आपके प्यार का, मोहब्बत का, जो कि आपने मुझे इस इवेंट के नजरिए दिया। अगर मैं इसका मुस्तहिक था भी नहीं, बस मैं तो एक कोशिश कर रहा हूँ, काविश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैक्सिमम इस एग्रीकल्चर को जो है बढ़ाया जा सके। सबसे पहले मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो दूर दूर से तशरीफ लाए। कराची से तशरीफ लाए सैयद दानिश अली साहब पाक होल्डिंग्स की, इसके साथ साथ हमारे पास सगीर भाई आए, हमारे पास सिद्दीकी बर्ड फार्म से मैनेजमेंट आई, और इसके अलावा जो जो दोस्त गुजरात से, गुजरावाला से, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से तशरीफ लाए, उन सब का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी के बायस जो है मैं स्टेज पे सब दोस्तों को दावत नहीं दे सका, उसके लिए मैं माजूर करता हूँ कि वापसी के लिए भी निकलना है दोस्तों ने। तो मैं आज की इस इवेंट का एक कंक्लूजन आप सब दोस्तों के आगे जो है वो पेश करूँगा। अभी जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किए, जितने दोस्तों ने किए, मैं कोशिश करूँगा इन सबको जो है मुख्तसर से टाइम में आप दोस्तों के सामने प्रेजेंट कर सकूँ, और ये भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त हैं वो यहाँ से आज कुछ ना कुछ सीख के जाए। सबसे पहले मैं आपको जो है इस पॉइंट के ऊपर जिस जो मेन हमारी इस हॉबी का जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो कि लोगों को गोल्डियन के कलर्स के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे बार मैसेज रिसीव हो रहे होते हैं जी, मुझे अक्सर औकात मैसेज रिसीव हो रहे होते हैं कि लोग हेड कलर और चेस्ट कलर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। कुछ ब्लैक हेड जो है उसको येलो से रिलेट कर रहे होते हैं, कुछ सिल्वर हेड कह रहे होते हैं, कुछ मुझे जो है अजीबोगरीब रेड बैक के मैसेजेस आ रहे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज इस इवेंट के अंदर 4 बेसिक कलर के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि गोल्डियंस के 4 बेसिक कलर जो है पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा सब दोस्त इधर स्क्रीन पे देखें, मैं कैमरा मैन से चाहूँगा थोड़ा सा अगर साइड पे हो जाए ताकि दोस्तों को देखने में आसानी हो। मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान जो है एलैबोरेट कर सकूं ताकि दोस्तों को जो बेसिक्स है गोल्डियन के, क्योंकि यहाँ पीछे काफ़ी सारे न्यू फैंसियर्स जो है वो मौजूद है, उनको बेसिक्स के बारे में जो है गोल्डियन की पता चल सके। देखिए गोल्डियन के अंदर मैंने आपको बताया 4 बेसिक कलर जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रीन बैक जो है वो पाया जाता है, जिसके अंदर मजीद फिर हेड और चेस्ट कलर आते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास सेकेंड कलर में जो है येलो बैक गोल्डियन आती है, जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इसमें भी जो है फर्दर डिफरेंट हेड और चेस्ट कलर जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद जी हमारे पास एक ब्लू बैक जो है गोल्डियन पाई जाती है, और इसके बाद जो है हमारे पास एक सिल्वर बैक जो है गोल्डियन पाई जाती है। ये 4 बेसिक कलर्स हैं गोल्डियन के, जो कि अब तक जो है पाए जाते हैं। इसके बाद जो है वो फर्दर म्यूटेशन स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें रेड आई, एल्बिनो, लुटिनो, सैटिन, ब्रोनो, वो एक बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी है और बहुत ही रेयर म्यूटेशंस है, और उन पर भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो है इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी स्टार्ट हुआ है। तो मैं उस तक नहीं जाऊँगा, मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक जो है 4 कलर अभी बता रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको ग्रीन, येलो, ब्लू एंड सिल्वर बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके हेड कलर जो है वो कितने पाए जाते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट जो हेड कलर पाया जाता है वो बेसिकली रेड हेड है। रेड हेड जो है बेसिकली वो गोल्डियन का वो हेड कलर है जो कि कुदरत में पाया जाता है, और ये डोमिनेंट है, मतलब कि गालिब आ जाने वाला है। आप इसको जिस भी डिफरेंट हेड कलर के साथ लगाएंगे तो वो इसके स्प्लिट्स जो है वो तैयार करेगा। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नया फैंसियर जो है वो यहाँ से कुछ सीख के जाए। रेड हेड इसमें पाया जाता है, ब्लैक हेड पाया जाता है, एंड देन इसके अंदर जो है येलो हेड पाया जाता है। ये 3 बेसिक जो है गोल्डियन के हेड कलर है। अब मैंने आपको 3 बॉडी कलर बताए, एक ग्रीन बैग, सॉरी 4 आपको मैंने बॉडी कलर बताए, ग्रीन बैग, येलो बैग, ब्लू बैग एंड सिल्वर बैग।
ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 3 चेस्ट कलर बताए, 3 हेड कलर बताए, जिसमें रेड हेड, ब्लैक हेड एंड येलो हेड। इसके बाद मैं आपको चेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। 3 चेस्ट कलर जो है वो गोल्डियन में पाए जाते हैं, पर्पल चेस्ट, इसके बाद व्हाइट चेस्ट और इसके बाद जो है लाइलैक चेस्ट कलर जो है वो पाया जाता है, जो कि दिखने में लाइट पर्पल कलर का होता है। तो ये बेसिकली 3 जो है चेस्ट कलर है। नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। असल में जी आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए तो देखना चाहिए जी। तो 3 चेस्ट कलर थे जी इसके अंदर, जिसके अंदर से जो पर्पल चेस्ट है वो डोमिनेंट है और वो जो है स्प्लिट्स आगे तैयार करता है। तो एक दफा फिर से इसको कंक्लूड करूंगा ताकि आपको बेसिक्स का ज्यादा से ज्यादा पता चले। मैंने 4 बॉडी कलर के बारे में बात की, जिसके अंदर एक ग्रीन बैग, येलो बैग, ब्लू बैग एंड सिल्वर बैग पाया जाता है। उसके बाद मैंने 3 हेड कलर की बात की, रेड हेड, ब्लैक हेड और येलो हेड। उसके बाद मैंने 3 चेस्ट कलर की बात की, पर्पल चेस्ट, व्हाइट चेस्ट एंड वायलेट चेस्ट। तो ये 3 जो है चेस्ट कलर है और ये बताने का मकसद आप दोस्तों के सिर्फ जो है खदशात दूर करना था, क्योंकि बहुत से लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सक रहे होते कौन से हेड कलर है, कौन सा चेस्ट कलर है। तो ये बेसिक्स जो है मैंने अब आपको क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे, देखें पाकिस्तान के अंदर जो है अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हॉबी के नाम पे बहुत से लोग एक दूसरे की जेब काट रहे हैं। अगर आप इस काम के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो मैं एक बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा कि आपने कोई भी वर्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपने उसकी सबसे पहले इंटरनेशनली वर्ड देखनी है वो क्या है। मैं उस वर्ड का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त काफी वो पावर भी रखते हैं और वो चल भी रहा है। ये नहीं है कि उससे बहुत से लोगों ने रोजगार भी कमाया है, लेकिन उस वर्ड के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो इंटरनेशनली वर्ड नहीं रखता, मैं तब बात कर रहा हूँ, किसी को खिलाफ हो मेरी बात से तो मैं पहले माजरत करता हूँ, जिस वर्ड का इंटरनेशनली रेट बहुत लो है वो ये सब बात दिखा के लोगों को ये एक्सपोर्ट होगा, सर ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो बहुत ही कम रेट्स में हो रहा है और जो न्यू फैंसियर को बाइंग कर रहे हैं उनको बहुत ही ज्यादा रेट्स लगाए जा रहे हैं और वो दोबारा रीसेल उसको नहीं कर सकते। तो गोल्डियन फिंच की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि हमारा इवेंट इसी पे बेस्ड है, तो इसकी इंटरनेशनली वर्क जो है और डिमांड वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे जो पहला एस्पेक्ट है इस फार्मिंग को चुनने का वो ये है कि गोल्डियन जो है वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनली वर्क रखती है, लोकली रखती है, इसीलिए जो है लोग इससे ज्यादा से ज्यादा अपने पास जो है ट्रीट कराते हैं और इससे मुस्तफीद होते हैं। नेक्स्ट जी, अगर बात की जाए इसके एक्सपोर्ट फैक्टर की, तो ये ध्यान में रखें मेरी बात, और कोई बर्ड एक्सपोर्ट होना हो, गोल्डियन मैं एक्सपोर्ट करूंगा और इस रेट पे करूंगा कि न्यू फैंसियर को उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि जो मेरी प्लानिंग है, जो मेरा विजन है, जो मैं डायरेक्शन में लोगों को लेके चल रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे ही अगर लोग चलते रहे मेरे साथ, सैयद दानिश अली साहब जैसे, कबीर भाई जैसे अगर लोग जुड़े रहे, तो सर हम पाकिस्तान के अंदर इसकी एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी जो है वो डेवलप करेंगे और वो हो भी फिटी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट की डिजीजेस के बारे में आपको मैं मुख्तसर सा बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो है चंद डिजीजेज हैं, बहुत सी मिल्स पाई जाती हैं कि जी ये मर जाती हैं, सर्वाइव नहीं करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी कॉमन सी डिजीजेज हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक सीप का इशू आता है, कैंकर का इशू आता है और फॉक्सी का इशू आता है। मेरी नजर में अगर हम इन 3 डिजीजेस के ऊपर अगर हम ग्रिप कर लें तो गोल्डियन आपके पास ब्रीड भी करेगी, सर्वाइव भी करेगी और इसके अलावा जो है आपको बेनिफिट भी देगी, आपकी फार्मिंग भी जो है वो बेहतर रहेगी इसके साथ। फीसिबिलिटी की अगर बात कर ली जाए तो इन सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। अच्छा, इधर मैं एक और बात करना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो है वो फीसिबिलिटीज बनाते हैं कि इतने हज़ार लगाओ और इतने लाख कमाओ। उनकी बात एक हद तक ठीक है, लेकिन लाइव स्टॉक है, इसके अंदर मोर्टेलिटी के इशूज आते हैं, तो
इस बात को जो है बहुत से लोग इत्तेफाक भी नहीं करते इस बात से कि गोल्डियन की जो फीसिबिलिटी है अदर बर्ड्स की भी है, उसके अंदर बहुत से जो है मिसहैप्स हैं और आफ्टर जो है ब्रीडिंग कुछ मोर्टेलिटीज की वजह से वो फीसिबिलिटीज जो है वो नाकाम हो जाती है। तो फीसिबिलिटी अगर मैं गोल्डियन की स्पेशली अगर बात करूं, देखिए मैंने ये काम जो है 12,000 से शुरू किया था। मुझे आज भी याद है, मैं आप सब दोस्तों की हाजिरी में अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैंने 12,000 से ये काम शुरू किया था। एक पेयर परचेज किया था, उस एक पेयर से पहले साल में मगर साहब आप इस बात के गवाह हैं, 4.5 लाख रुपए के चेक सेल किए थे मैंने, जो कि हालात में जो कि इस बात की दलील है कि इसकी फेसिबिलिटी जो है वो विएबल है और एग्जिस्ट करती है और लोग इससे मुनाफा जो है बेतहाशा कमा सकते हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा फकर साहब यहाँ पे, वक्त की कमी के बायस स्टेज पे नहीं बुला सका माजरत, लेकिन इनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। मैंने शौक स्टार्ट किया था इनकी एक बात सुन के कि एक बंदे ने 7 कनाल जमीन खरीदी है गोल्डियन बेच के, एक बतालिया में। तो जी मेरे अंदर एक मोटिवेशन पैदा हुई और मैंने एक जज्बा आया मेरे अंदर कि यार क्यों ना मैं भी ये ट्राई करके देखूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी रेयर म्यूटेशन जो है वो अपने पास मौजूद है और ब्रीड भी करा रहा हूँ। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आपको म्यूटेशन की तरफ भी जो है लेके आएंगे। जी सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो इन सिंपल सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट टूल ऑफ सेलिंग, और ये बर्ड अपनी जो खूबसूरती रखता है इसके हवाले से आपको सेल करने के लिए कोई भी दुश्वारी महसूस नहीं होनी चाहिए। बहुत से दोस्त यहाँ से मेरे साथ कनेक्टेड है जो कि मुझसे बर्ड लेते हैं और आज तक उनकी इस हवाले से कॉल नहीं आई कि सर बर्ड रुक गया है या सेल नहीं हो रहा। लोकली ये बर्ड सेल होता है और इसके कलर्स की जो कॉम्बिनेशन है वो ही काफी हैं कि लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं और इसको अपने पास में ज्यादा से ज्यादा लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हॉबी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड में मैं एक छोटा सा आप दोस्तों को पैगाम देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप पूरी तवज्जो से जो है मेरी बात सुनें। मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मेरे 2 ख्वाब थे। मेरे 2 ख्वाब थे, एक ये था कि एक प्लेटफॉर्म पे मैं सारी फिंच कम्युनिटी को इकट्ठा करूं पाकिस्तान की, सॉरी थोड़ा मेरा गला खराब है, सारी फिंच कम्युनिटी को मैं एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करूं, जिसको आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री को जो है वो एक नया बूम देगा। और बाकी बर्ड्स की तरह भी इंशाल्लाह ये हॉबी जो है फिंचेस की स्पेशली और स्पेसिफिकली इसमें अगर मैं गोल्डियंस की बात करूं तो वो एक अपना जो है तारीख भी रकम करेगी और अपना एक मयार भी बनाएगी और एक मुकाम भी बनाएगी। मेरा जो दूसरा ख्वाब था वो सिर्फ देखिए पैसे कमाने से इंसान कुछ नहीं, ये सब कुछ दुनिया है, पानी है, इधर रह जाएगा। मैंने जिस दिन अपनी बर्ड्स लीग एवियरी की तश्कील दी थी उसी दिन मैंने अपनी एक बीएलए के साथ साथ बीएलसी की भी अनाउंसमेंट की थी, जिसकी एब्रिविएशन है बर्ड लीग चैरिटी। मैं चाहता हूं कि इस वक्त मैं पूरी जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से मुखातिब हूं, क्योंकि ये जिस प्लेटफॉर्म पे अपलोड होंगी, जो लोग इन्हें देखेंगे चाहे वो जिस भी बर्ड के ब्रीडर हैं, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं बनाऊं जहां पे जितने भी बर्ड्स वाले हैं माशाल्लाह से बहुत कमाते हैं और अल्लाह की राह में भी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग ओवरऑल पाकिस्तान से जो डोनेशन लोकल लेवल पे ग्राउंड लेवल पे लोगों को दे देते हैं, हमारी डीएलसी की टीम की जो तश्कील है वो इसी मकसद के लिए की गई है कि हम सारे जो है फंड्स को इकट्ठा करें। और आप मेरी एक टैगलाइन भी अगर यहाँ पे मेरा कोई आपको नजर आ रहा हो एक स्टैंडी के ऊपर, एक परिंदा पालेगा पेट, ये इंशाल्लाह मेरे सेगमेंट का नाम होगा। मेरी पूरी टीम इसके ऊपर तैयार है, हमें डोनेशन आना जो है माशाल्लाह से शुरू हो चुकी हैं और आप देखेंगे कि मैं गोल्डियन की निस्बत से स्पेसिफिकली मैं क्योंकि इसी पर काम कर रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चैरिटी फेडरेशन जो है वो बर्ड्स के अंदर बनाना चाहता हूँ और आप देखेंगे इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आप बीएलसी का एक नाम सुनेंगे और सारे जो फंड्स हैं हम उन्हें इकट्ठा करके
उसके बहुत से तरीकेकार होंगे। हम लोगों को राशन की सूरत में, उनके घरों की तामीर की सूरत में हम उनको बहुत से एस्पेक्ट से मदद करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप सब दोस्त जो जो अभी मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे हर जगह, आप सब दोस्त इसके अंदर दिल खोल कर दें। देने वाला हाथ कभी नहीं रुकता। और मैंने भी यही तरीका आजमाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितनी भी अर्निंग होती है मैं उसके अंदर से अल्लाह की राह में दिल खोल कर जो है खर्च करता हूँ। तो आप दोस्त भी अपना ये एक अकीदा बना लें और कोशिश करें जो आप अर्निंग करते हैं, थोड़ी करते हैं, ज्यादा करते हैं, उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह आपको कभी जो है मायूस नहीं करेगा। तो एक दफा फिर कहूँगा कि BLC का मैं एक वो मयार बनाना चाहता हूँ जो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी चैरिटी हो और हम लोगों की बेतहाशा मदद करें। हम उन बैकवर्ड एरियाज तक जाएं जहाँ तक लोगों की रसाई नहीं है। और मैं खुद, मेरी टीम चल के जाएगी इंशाल्लाह इस अल्लाह के काम पे। आप सब दोस्तों से दुआ की दरख्वास्त है। मेरी बात ज़रा लंबी हो गई है, माज़रत। अब मज़ीद मैं चाहूँगा कि इवेंट को जो इख्तिताम की तरफ लेके जाया जाए। इसके बाद हमारा एक लकी ड्रॉ है। आप सब दोस्त यहाँ पे जो मौजूद हैं उनकी नाम की जो इनरोलमेंट हो चुकी थी, उनकी पर्चियाँ जो है अभी वो एक पर्ची निकाली जाएगी और जीतने वाले दोस्त को जो इनाम मिलेगा उस इनाम को मैं अभी जरा सस्पेंस कर दूंगा। जो देखना चाहता है मेरा YouTube चैनल अबू बकर अब्बासी विजिट करें, वहाँ पे उस भाई को बुला के बहुत ही जबरदस्त इनाम दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।